साथ बदलते भारत की शान। मैं क्या पूछूं? नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान, आप किसानों का अपना लाइव फोन इन कार्यक्रम, जहां हम खेती किसानी से संबंधित अलग अलग विषय आपके लिए लेकर आते हैं और उससे जुड़े विशेषज्ञ आपके सवालों के जवाब देते हैं, आपको उन विषयों के बारे में जागरूक भी करते हैं। तो आज का विषय क्या है, जिनसे जुड़े आप सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं, आइए डालते हैं नजर। आज का हमारा विषय है कटहल की खेती और साथ ही हम बात करेंगे कि चने की फसल में कीट व रोग प्रबंधन किस प्रकार किया जाए। तो दोनों ही विषयों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान मौजूद रहेंगे स्टूडियो में और वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर। उससे पहले आपको अपने दो टोल फ्री नंबरों के बारे में बता देते हैं, जिनके माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नंबर नोट कर लें, 1800113060। दूसरा नंबर है 1800113061। टोल फ्री यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा, बस फोन उठाएं, हमारा नंबर लगाएं, अपने सवाल हम तक पहुँचाएं। मेहमान जो हैं उनसे आपको मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर विक्रमादित्य, आप सहायक महानिदेशक हैं उद्यान विभाग ICAR पूसा, नई दिल्ली में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, आप हमें कटहल के बारे में बताएंगे। और हमारे दूसरे मेहमान डॉक्टर देवराम बाजिया जी भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आप सहायक प्राध्यापक हैं कीट विज्ञान संभाग श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, जयपुर, राजस्थान में। तो उनसे भी हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से चने की फसल में इस वक्त रोग और कीटों का प्रबंधन करें ताकि फसल आपकी सुरक्षित रहे, किसी तरह का नुकसान ना हो और अच्छा उत्पादन आपको प्राप्त होता रहे। तो इन दोनों विषयों पर चर्चा करेंगे और साथ ही आपके सवालों के जवाब भी हम लेंगे। तो अगर आपने नंबर नोट नहीं किया है तो स्क्रीन पर हम नंबर लगातार फ्लैश करें, यहाँ से आप नंबर नोट कर लें और हमें कॉल करें। तो विक्रमादित्य जी, जैसे कि पहला हमारा विषय है कटहल की खेती। जी, कटहल हम देख रहे हैं कि अब इसका प्रसंस्करण भी होने लगा है। सह फसली ये एक अच्छी फसल है, मतलब दूसरी किसी फसल के साथ इसको भी हम ले सकते हैं। कटहल किस तरीके से महत्वपूर्ण है आज के समय में हमारे किसानों की आय में वृद्धि के लिए? जी, कटहल आप देखते हैं कि लगभग जैसे दिल्ली का बाजार ले लीजिए तो पूरे साल सब्जी के रूप में उपलब्ध रहता है। बिल्कुल। ये मुख्य तौर से दक्षिण भारत से आता है। ये चूंकि कटहल उष्णकटिबंधीय या गर्म जलवायु की फसल है, तो दक्षिण भारत में इसकी जलवायु की जो दशाएं हैं वो पूरे वर्ष इसमें खेती की जा सकती है और फलन होता रहता है। उत्तर भारत में जो वर्तमान ऋतु है, बसंत पंचमी के बाद से लेकर के वो वर्षा ऋतु तक इसकी जो पुष्पन और फलन होता है। तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के जो इसके बागवानी का जो वो तरीका है थोड़ा सा अलग होता है। दूसरा यह है कि ये एक ऐसा फसल है कि पेड़ होता है, इसका वृक्ष होता है, बड़ा बड़ा वृक्ष होता है, जैसे आम है या अन्य जो फलों की फसलें हैं उनके बराबर होता है। तो इसकी बागवानी से दो लाभ हैं, एक तो सब्जी, दूसरा जो इसका फल होता है उससे जो कई तरह के उत्पाद तैयार किए जाते हैं, जिसमें कि एक नया अभी उत्पाद आया, अभी आया है, चॉकलेट जैसे इसके जो फलों का जो वो होता है, जैसे हाँ गूदा होता है, उससे चॉकलेट भी बनाया जा सकता है। और इसको हमारे संस्थान ने, जो बेंगलोर में संस्थान है भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, उसने इसका व्यवसायीकरण भी कर दिया है। दूसरा, इसका एक चिप्स आप देखते होंगे बाजार में बहुत अच्छे से उपलब्ध है। इसको प्रसंस्कृत करके जो चिप्स के रूप में भी किया जा सकता है और फिर पका हुआ तो खाया जाता है। तो कच्ची अवस्था से लेकर के लगभग फल लगने के 1 महीने बाद से लेकर के और 4 महीने बाद तक किसी अवस्था में किसान भाई इसको विपणन करके और अच्छा लाभ कमा सकते हैं। जी। दूसरा जो मुख्य बिंदु इसमें है कि अभी भारत सरकार ने, देखिए सभी लोग समाचार पत्रों में था कि भारत सरकार ने ये किया है कि कम से कम या 0 बजट बेस्ड नेचुरल फार्मिंग, जिससे कि कम से कम लागत के साथ में जो कृषि करके किसान भाइयों को अधिक से अधिक लाभ कैसे कमाया जाए,
उस जो फ्लैगशिप कार्यक्रम है भारत सरकार का, बहुत बड़ा जो इसमें जोर दिया जा रहा है, उसमें कटहल एक बहुत बड़ी अच्छी फसल हो सकती है, क्योंकि इसमें खाद पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है। खराब से खराब जमीन जहाँ पर सिंचाई के साधन बहुत कम से कम उपलब्ध हैं, या कम से कम पानी, कम से कम उर्वरक देकर इसकी अच्छी फसल ली जा सकती है, अच्छी उत्पादकता ली जा सकती है और लाभ कमाया जा सकता है। और सब्जी के रूप में विशेष तौर से जो रसायन फ्री, जो कृषि में रसायनों का उपयोग होता है, बहुत से ऐसे होता है, लेकिन इसमें कटहल में ऐसे किसी रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है, लगभग ना के बराबर होता है। तो कई मामले में ये लाभदायक है। और हमारा देश ही ऐसा है कि जहाँ पर इतना ज्यादा कटहल का उत्पादन हो सकता है, इसको हम निर्यात के रूप में भी बढ़ावा देकर के किसानों के जो आमदनी दुगना करने की भारत सरकार बात कर रही है, उसमें इसको बहुत बड़ी सहायता मिल सकती है। तो इसके लिए एकदम ये कहिए कि जो स्काई इज द लिमिट जो बोलते हैं कि एकदम बहुत बड़ी संभावनाएं, अपार संभावनाएं है इसकी बागवानी बहुत से संभावनाएं। और देखिए, जैसे कि आपने बताया कि कटहल को सब्जी के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है और इसे बहुत चाव से खाते हैं लोग। मतलब इसे काफ़ी कुछ जब खास कोई उपलक्ष्य होता है तब कटहल की सब्जी बनती है और बहुत चाव से इसे पसंद किया जाता है। तो हर अवस्था में, चाहे सब्जी के रूप में हो या फिर इसके प्रसंस्कृत रूप हो या फिर एक फल के तौर पर भी इसे खाया जाता है, वो भी बहुत स्वादिष्ट होता है। तो आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी रिपोर्ट। देश में कटहल की खेती उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और दक्षिण के कई राज्यों में की जाती है। कटहल की खेती किसी भी तरह की मिट्टी में की जा सकती है। हालांकि गहरी दोमट और बलुई दोमट मिट्टी कटहल लगाने के लिए ज्यादा अच्छी रहती है। कटहल उष्णकटिबंधीय फल है, इसलिए इसको शुष्क और नम दोनों ही तरह की जलवायु में उगाया जा सकता है। कटहल की खेती बीज से की जाती है। किस्मों का चयन इलाके के हिसाब से करना चाहिए। कटहल की कई किस्में हैं: खजवा, स्वर्ण मनोहर और स्वर्ण पूर्ति। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित किस्में हैं। इसके अलावा NJ1, NJ2, NJ15 और NJ3 भी कटहल की प्रमुख किस्में हैं। कटहल का पौधा एक बार तैयार हो जाने पर कई सालों तक पैदावार देता है, इसीलिए इसकी खेती करने से पहले खेत को अच्छी तरह तैयार करना चाहिए। जुताई करके खेत को समतल कर दें। इसके बाद खेत में करीब 10 मीटर की दूरी पर 1 मीटर चौड़ा और गहरा गड्ढा बना दें। इन गड्ढों को पौध लगाने के 1 महीने पहले तैयार कर दें। इसके करीब 15 दिन बाद गड्ढों में गोबर की खाद व उर्वरक डालें और खेत को खुला छोड़ दें। इस तरह करीब 15 दिन बाद में पौध लगा सकते हैं। बीज से पौध को उगाने के करीब 5 से 6 साल बाद फल लगने लगते हैं। इसके लिए बीजों को कटहल से निकालते ही मिट्टी में उगा देना चाहिए। कटहल की खेती में ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए अगर बारिश का मौसम है तो पौध को पानी ना दें। अगर बारिश ना हो तो पौधों को जरूरत के हिसाब से पानी देना चाहिए। इस तरह सही समय और सही तरीके से कटहल की खेती आपको मुनाफा दे सकती है। तो अभी आपने कटहल पर ये रिपोर्ट देखी और हमने आपको बताया कि इसकी खेती बहुत आसान होती है, बहुत ज़्यादा इसमें पानी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसी जगह है जहाँ पर मौसम शुष्क रहता है, वहाँ भी ये बहुत आसानी से फल हो जाता है। और साथ ही अच्छी बात ये भी है कि इसमें बहुत ज़्यादा कीट और बीमारियाँ नहीं लगती हैं, बहुत ज़्यादा इसमें केमिकल्स का इस्तेमाल, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं होता है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो हम प्राकृतिक खेती की बात करें तो ये अपने आप ही प्राकृतिक तौर पर ये फल पैदा होते हैं, कटहल बनते रहते हैं। तो आइए इस पर और चर्चा करते हैं। विक्रमादित्य जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जैसे आपने बताया कि कटहल, और हमने ये भी देखा है कि हाल में प्रधानमंत्री ने भी कटहल का जिक्र किया कि जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है जी, ये चूंकि जलवायु परिवर्तन की समस्या तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है और आने वाले समय में अगर जलवायु परिवर्तन को हमको रोकना है तो जंगल जितने हैं, वन की हमारा जो अंतर्गत जो क्षेत्रफल है उसको बढ़ाना होगा। और इस विषय में जो इस दिशा में कटहल का बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। कारण क्या है कि हमारे देश में जितनी बंजर जो अनुपयोगी जमीन है, जिसमें अन्य कृषि कार्य नहीं
जा सकते हैं, अन्य तरह की जो फसलें नहीं उगाई जा सकती हैं, यानी जो पारंपरिक फसलें होते हैं हाँ, ऐसी जगहों पर जो कटहल का बगीचा बागबानी करके एक तरफ से तो इसके अंतर्गत जब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो जंगल का क्षेत्रफल बढ़ेगा, जी जी, तो जलवायु परिवर्तन को भी रोकने में भी हमको बहुत ज्यादा सहायता मिलेगी। और उसके साथ साथ जो उत्पादन होगा, जितना भी उत्पादन होगा वो किसानों के लिए लाभकारी साबित होगा। तो दो तरह से इसकी उपयोगिता साबित होती है और जलवायु परिवर्तन की दशा में भी ये फसल बहुत ज्यादा उपयोगी होगी क्योंकि और ऐसे जलवायु में भी इसको उगाया जा सकेगा। और ये जो कटहल जो है अपने आप में एक बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा संवेदनशील फसल नहीं है, बहुत मजबूत फसल है ये। और जो जिस तरीके से ये इसकी संरचना या कहें जिस तरीके से इसके ऊपर ही लेयर होती है वो कितनी स्ट्रांग होती है, बहुत कड़ी होती है, तो इसमें कीट वगैरह भी इतनी आसानी से नहीं लगते हैं। एक हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए हम बात करते हैं। नंद स्वरूप मिश्रा जी हमारे साथ बाराबंकी से। जी नंद स्वरूप जी बताइए। मिश्रा नमस्ते मैडम, मेरा नाम नंद स्वरूप मिश्रा, मैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। मैं जानना चाहता हूँ जो कटहल की खेती की जाती है, कभी कभी में कटहल कड़वा निकल आते हैं तो उसकी हम पहचान कैसे करेंगे? दूसरी चीज, कटहल की छाट हमको किस मौसम में करना चाहिए, किस समय करना चाहिए? जी मिश्रा जी, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। मिश्रा जी हमको सुन पा रहे हैं? जी वो सुन रहे होंगे, टीवी सुन रहे होंगे। हाँ। इसमें ऐसा है कि कटहल चूंकि सदाबहार पौधा है तो इसमें काट छांट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। और कटहल के पौधों का प्रवर्धन दो तरीके से किया जाता है, एक तो बीज के द्वारा और दूसरा की कलम के द्वारा। जो भी जितनी भी हमारे देश में अभी तक किस्में पहचानी गई हैं उनको सतत प्रवर्धन करके कायिक प्रवर्धन या जैसे कलमी द्वारा जो करते हैं उसके द्वारा हम उन किस्मों को पौधे तैयार करके किसानों को दिया जाता है। तो अगर कलमी पौधा है तो उसमें काट छांट की जो अवस्था है वो 2-3 साल में थोड़ा बहुत किया जाता है। जैसे कि पौधा जो अगर कलमी है तो पौधा लगाने के बाद लगभग 1 साल के बाद में उसके 2 से 3 फुट के ऊपर जाकर के एक दो शाखाएं छोड़ी जाती हैं जो किनारे किनारे निकलती हैं। और इस तरह से जो प्राथमिक जो शाखाएं होती हैं वो 4-5 निकलने देनी चाहिए। और उसके बाद 2 साल के बाद में जो द्वितीयक शाखाएं या सेकेंडरी जो ब्रांचेज निकलती हैं, शाखाएं निकलती हैं, हर एक शाखा पे तने की मोटाई के अनुसार 3 से 4 शाखाएं निकलने देना चाहिए। और उसके बाद जो फल लगने वाली भी शाखाएं निकलती हैं। लेकिन आप देखेंगे जैसा कि अभी आपने जो चलचित्र में देखा है, प्रस्तुतिकरण हुआ है, उसमें इसमें मुख्य तने से भी केले के इसमें कटहल के फल निकलने लगते हैं। तो इसीलिए काट छांट का इसमें बहुत ज़्यादा भूमिका नहीं होती है। लेकिन प्रति वर्ष फलन होने के बाद में जो फलों की तुड़ाई करने के बाद में जितने रोगग्रस्त या कीटों से जो लगे हुए हैं, कीट लगे हुए पौधे हैं, वो शाखाएं हैं, उनको काट कर निकाल देना चाहिए। और ऐसा ये सुनिश्चित करना चाहिए कि बगीचे में या जो वृक्ष के अंदर, फलन लगने वाले वृक्ष के अंदर सूर्य का प्रकाश और हवा का आवागमन अच्छी तरीके से होता रहे। इतना ही इसमें काट छांट की आवश्यकता होती है। अन्यथा अन्य फलों की अपेक्षा कटहल में ज्यादा काट छांट की आवश्यकता नहीं होती है। और दूसरा जो आपने प्रश्न किया है कि जो कड़वा निकल जाता है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो कलमी करने के लिए अधिकांश हमारे देश में अभी किस्मों की कमी है। दक्षिण भारत में कई किस्में विकसित की गई हैं जो हम बताएंगे आगे, लेकिन उत्तर भारत के जैसे बाराबंकी से आपने प्रश्न किया है, तो आप उसी वृक्ष से शाखा लें कलम करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए कि जिसका फल अच्छा होता हो। जी यही एक तरीका है। और जो बीजू पौधे लगाने की सलाह नहीं दी जा सकती है क्योंकि इसमें फलन कई 5-6 साल के बाद में आता है। इसलिए कलमी पौधे लगाएं और जिससे अधिक से अधिक आपको गुणवत्ता पहले से आपको पता हो जाएगी। जी बिल्कुल। अब देखिए हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। RS बाना जी हैं, वरिष्ठ वैज्ञानिक, सस्य विज्ञान संभाग, पूसा, नई दिल्ली से। बाना जी स्वागत है आपका। जी हमारा आज का जो दूसरा विषय वो चने की फसल में कीट व रोग प्रबंधन है। तो इस पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी चने की फसल की अवस्था क्या है और क्या इस समय हमारे जो किसान हैं उन्हें विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि तापमान भी देखिए बदल रहा है और पीछे हाल में जो बारिश हुई तो तापमान में कुछ आर्द्रता भी बढ़ गई। तो क्या इससे हमारी चने की फसल प्रभावित तो हुई है या हो सकती है? अभी मौजूदा स्थिति क्या है, क्या कहना चाहेंगे? जी, चने का जो समय पर चने की बुआई करी गई है उसमें फूल आ रहे हैं या फली बनना शुरू हो चुकी है,
जो अगेती जो हमारी फसलें थी वहां फली बनना शुरू भी हो गई है और कहीं कहीं तो फली में दाना पड़ना शुरू हो गया है। तो अलग अलग अवस्थाओं में है। जो पचेती बुआई है वहां अभी फूल आना शुरू होने वाले हैं। अभी मौसम में क्योंकि लगातार कुछ क्षेत्र हैं उत्तर भारत के जहां पर बारिश हुई है और बादल रहे हैं, तो ऐसी दशा में पूरी संभावना रहती है कि कुछ रोगों का और कीटों का प्रकोप हो जाता है, विशेषकर रोगों का, क्योंकि जब अपेक्षित आर्द्रता अधिक रहती है तो जो कवक होते हैं उनके लिए ये एक अनुकूल दशा होती है और उसमें रोगों और कीटों का प्रकोप होने की संभावना निरंतर बनी रहती है। तो हमें लगातार निगरानी करते रहना है अपने खेतों की और ध्यान रखना है यदि किसी कीट या रोग का प्रकोप होता है तो उसका समय रहते अगर हम इलाज करें तो इलाज पर काबू पाना आसान होता है। परंतु आमतौर पर क्या करते हैं, हम थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं और जब एक बार रोग का बहुत ज्यादा प्रकोप हो जाता है या कोई कीट भी काफी मात्रा में प्रभावित करता है तब जाकर हम ध्यान देते हैं, तो उस दशा में उसका नियंत्रण बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे इसका जो है वो समय पर ध्यान रखें। तो ये बताएं कि अभी यही समय ध्यान रखने का या फिर समय जा चुका है? नहीं, ये समय है ध्यान रखने का। अच्छा, ठीक है जी ठीक है। तो अब देखिए, हमारे वो किसान जिन्होंने चने की फसल ली है वो बहुत ध्यान से हमारा आज का कार्यक्रम देखें, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि किन बातों का ध्यान आपको रखना है ताकि कीट और बीमारियों की स्थिति पहुंचे ही ना, तो आपकी फसल सुरक्षित बनी रहे। आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। चने में रोग और कीट लगने से चने की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। ऐसे में सही समय पर रोगों और कीटों से फसल को बचाने के उपाय करने चाहिए। अगर चने में लगने वाले रोगों की बात करें तो उकटा रोग चने में लगने वाला प्रमुख रोग है। उकटा रोग मृदा और बीज जनित बीमारी है और इस रोग के कारण पैदावार में 10 से 12% तक की कमी आ सकती है। वैसे तो ये रोग सभी क्षेत्रों में फैल सकता है, लेकिन जहाँ सर्दी ज्यादा और लंबे समय तक पड़ती है वहाँ ये रोग कम लगता है। उकटा रोग हो जाने पर चने के पौधे के ऊपरी हिस्से की पत्तियां और डंठल झुक जाते हैं। चने का पौधा सूखना शुरू हो जाता है और पौधे के मरने के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। सूखने के बाद पत्तियों का रंग भूरा या तने जैसा हो जाता है। उचित समय पर चने की बुवाई करने से इस रोग से काफी हद तक बचा जा सकता है। गर्मियों में हरी जुताई करने से भी इस रोग से बच सकते हैं। बीज को मिट्टी में 8 से 10 सेंटीमीटर गहराई में गिराने से उकटा रोग का असर कम होता है। इसके अलावा शुष्क मूल बिगलन भी चने का रोग है। ये मिट्टी जनित रोग है। ये रोग पौधों में फूल आने और फलियां बनते समय होता है। रोग से प्रभावित पौधों की जड़ें अविकसित और काली होकर सड़ने लगती हैं और आसानी से टूट जाती हैं। इस रोग से बचाव के लिए फसल चक्र अपनाएं। चने के बीज का फफूंद नाशक से बीजोपचार करें। ऐसा करने से बीमारी के शुरुआती विकास को रोका जा सकता है। इसके अलावा समय पर बुवाई और सिंचाई करने से भी इस रोग से बचा जा सकता है। वहीं अगर कीटों की बात करें तो फली छेदक कीट चने को नुकसान पहुंचाते हैं। ये हरे रंग के लटें होती हैं जो बाद में भूरे रंग की हो जाती हैं। ये शुरुआत में चने की पत्तियों को खाती हैं। इसके बाद फली लगने पर उनमें छेद कर दाने को खोखला कर देती हैं। इससे दाना नहीं बन पाता और फसल खराब होने लगती है। इसके जैविक नियंत्रण के लिए फरवरी महीने से 5 से 6 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर में लगाएं। जैविक नियंत्रण के लिए करीब 50% फूल आने पर नीम का तेल 700 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। वहीं कटवा सुंडी के भी चने में लगने का खतरा रहता है। कटवा सुंडी उगते पौधे के तनों को या शाखाओं को काटकर नुकसान पहुंचाती है। इनकी रोकथाम के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं। तो चने पर भी अभी आपने रिपोर्ट देखी और जैसा कि बाना जी ने कहा कि सही समय पर आप तैयारी करके रखें और इंतज़ाम ऐसे करें कि आपकी फसल में बीमारी लगे ही ना, और थोड़ा सा भी संकेत मिले तो तुरंत उसको वहीं रोकने का प्रयास करें, क्योंकि जब एक बार बीमारी फैल जाती है या कीट लग जाते हैं उस वक्त अगर आप इलाज करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ नहीं होगा। और कहते भी हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी सावधानी ज़्यादा बेहतर है इलाज से। तो इसी पर आज हम बात करेंगे। अगर आपने चने की फसल ली है तो कौन कौन सी बातें हैं जिसका अभी से ही ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। विक्रमादित्य जी, जैसे कि हम कटहल पर भी बात
बात कर रहे हैं और आपने बताया कि किस तरीके से इसके कई तरह के उपयोग हैं, अब हर एक स्टेज में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अपने आप में एक उपेक्षित सी फसल रही है, उपेक्षित सब्जियों के रूप में तो हम इसको देखते ही नहीं थे पहले, और व्यावसायिक खेती अब कहाँ तक पहुँची है इसके बारे में भी आपसे मैं समझूंगी, क्योंकि पहले ये होता था कि हाँ खेत के किसी एक किनारे में 2-4 पेड़ लगे हुए हैं या घर के बरामदे में कटहल का पेड़ लगा, बस वहीं तक ही सीमित रहता था। इसको इतनी गंभीरता से या फिर बाजार में ले जाया जाए, पैकेजिंग वगैरह जो भी अब हम देखते हैं अन्य सब्जियों में होता है, ऐसा नहीं होता था। क्या कुछ तस्वीर बदली है इसकी अब? देखिए, सबसे पहली बात थी कि अधिकांश जो किसान थे वो कहते थे जब हम कटहल नहीं लगाएंगे। उसका कारण क्या था कि जो बीजू पौधे होते हैं उनमें लगभग 6, 7, 8 साल, कभी कभी 10 साल तक लग जाता है फलन में आने में। तो कोई भी किसान बागबानी करके कटहल की, क्योंकि उसके बाद जो कायिक प्रवर्धन होता है या कलमी पौधों को बनाने की तकनीकी नहीं उपलब्ध थी। तो अनुसंधान के बाद में अभी पिछले कई वर्षों से इसमें कायिक प्रवर्धन या कलम के द्वारा अच्छी अच्छी किस्मों को बनाने का तरीका आ गया है और बहुत से पौधशालाओं में, बहुत से हमारे संस्थानों में, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के और राज्य कृषि विश्वविद्यालय के जो पौधशालाएं हैं उनमें कलमी पौधे जो होते हैं या चश्मा चढ़ाए हुए पौधे वो उपलब्ध हैं और कई किस्में भी विकसित कर ली गई हैं। इसमें किस्मों के विकसित करने के क्रम में वैसे तो जो स्थान के स्तर पर इसको अलग अलग नाम से कहा जाता है, लेकिन जो बड़े बड़े गूदे वाली जो बड़े बड़े वो होते हैं फ्लेक्स वाले जो किस्में होती हैं उनको नॉर्मली साधारण तौर पे इसको खाजा टाइप का कहा जाता है। और परंतु अभी कुछ हमारे संस्थानों द्वारा कई अच्छी अच्छी किस्में भी जो पहचानी गई हैं। इसमें महाराष्ट्र के कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा और स्वर्णा जी और कोंकण से एक किस्म वो पहचानी गई है। तमिलनाडु से भी 2-3 किस्मों का चयन किया गया है और कर्नाटक के भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान द्वारा कुछ किसानों की अच्छी अच्छी किस्में पहचानी गई हैं जिनको सिड्डू और शंकरा नाम से पहचाना गया है। और इन किस्मों के फलों की विशेषता ये होती है कि एकदम जो नारंगी रंग के होते हैं, गहरे नारंगी रंग के इनके फल होते हैं जिनकी बाजार में बहुत ज़्यादा डिमांड है। और इसमें बीटा कैरोटीन जो हमारा विटामिन होता है, प्रो विटामिन ए के रूप में होता है, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। और उसके पौधे बनाने से ही लोगों ने मैं ये कहता हूँ कि 5-5, 10-10 लाख रुपए प्रतिवर्ष केवल पौधशाला से पौधशाला से भी कमाई हो रही है, किसानों को लाभ हुआ है। राजेंद्र जी हैं सीतापुर से, इन्होंने में कॉल किया, ये बात करते हैं। राजेंद्र जी बताइए क्या सवाल है आपका? राजेंद्र जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो राजेंद्र जी सीतापुर से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। राजन जी माफ कीजिए, राजन जी बताइए क्या सवाल है? राजन जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? राजन जी क्या आवाज पहुंच पा रही है आप तक मेरी? शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है राजन जी से, लाइन में शायद कुछ गड़बड़ी है। राजन जी जैसे ही आप हमें फिर से कॉल लगाएंगे ज़रूर हम आपके सवाल को कार्यक्रम में शामिल करेंगे और चर्चा को चलिए आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ आर.एस. बाना जी भी हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं। बाना साहब जैसा कि आज हम बात करें चने के बारे में और आपने बताया भी कि ये समय बहुत ही एक तरीके से महत्वपूर्ण संवेदनशील समय भी है जब बीमारियां और कीटों का एक तरीके से आगमन होना शुरू हो जाता है। तो अभी किस तरह की सावधानी बरते हमारे किसान की वो स्थिति ही ना आए जिसके बारे में आपने जिक्र किया था? जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया कि लगातार निगरानी करते रहें और सावधानी की बात तो एक बार जैसे ही आपको कीट और रोग दिखाई देते हैं, यदि कीट आपके जो अमूमन जो कीट आते हैं इस समय वो आता है हरी सुंडी जो होती है, फली वेदक सुंडी भी उसे बोलते हैं, जो फलियां बनना शुरू हुई है जैसे ही तो उसमें हरे रंग की एक सुंडी होती है, छेद करके फली में जो भी गूदा या जो दाना होता है उसको खा जाती है। तो उसका ध्यान रखें। यदि उसका प्रकोप दिखाई देता है और काफी मात्रा में दिखाई देता है तो उस दशा में आप उसमें छिड़काव करें। स्पाइनोसेड या इमामेक्टिन बेंजोएट नामक जो दवाई आती है उसका 200 ग्राम 500 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टर की दर से अगर आप छिड़काव करते हैं तो जो स्प्रे करते हैं उससे
इस सुंडी का प्रकोप रोका जा सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंसेक्टिसाइड हैं जिनसे इसका प्रकोप रोका जा सकता है, पर जो आजकल सबसे ज्यादा प्रचलित है और जो सबसे ज्यादा सार्थक है वो है स्पाइनोसेड और इमामेक्टिन बेंजोएट, 200 ग्राम दवा प्रति हेक्टर। तो ये है। और दूसरे यदि आपको कीट दिखाई देते हैं, विशेषकर जब बादल होते हैं, तो माहू या चेपा नामक जो कीड़ा होता है, आपने भी देखा होगा, छोटा छोटा कीड़ा होता है हल्का भूरे रंग का, जो उड़ता रहता है, सरसों की फसल में विशेषकर ज्यादा नुकसान करता है, परंतु गेहूं और चने में भी इस मौसम में कुछ जगह देखा गया है और कई बार काफी प्रकोप हो जाता है। तो यदि 25 कीट प्रति पौधा से अधिक हों तो उस दशा में छिड़काव करना जरूरी है, उससे कम हो तो कोई बात नहीं। इसके लिए नीम का तेल 5% का भी छिड़काव करते हैं, या डाइमेथोएट या इमेडाक्लोप्रिड, उनका भी छिड़काव कर सकते हैं। डाइमेथोएट 0.05% का 500 से 600 लीटर पानी में मिलाकर अगर आप प्रति हेक्टर छिड़काव करते हैं तो माहू और चेपा जो कीट है उसका भी प्रबंधन कर सकते हैं। अगर कीट बहुत ही कम संख्या में है तो स्प्रे करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप जैसे ही मौसम खुलेगा, थोड़ा धूप निकलेगी तो कम संक्रमण है तो वो अपने आप नियंत्रित हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। चलिए, इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी दोनों ही विषयों पर हम चर्चा करते रहेंगे और आपकी कॉल्स भी लेंगे। कहीं मत जाएगा, बने रहें हेलो किसान के साथ। छोटा सा ब्रेक। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज हम बात कर रहे हैं कटहल फसल पर और साथ ही चने में इस वक्त कैसे कीट और बीमारियों का प्रबंधन करें। हमारे साथ एक कॉलर है, राजन जी है, जिन्होंने सीतापुर से कॉल किया है। आइए हम बात करते हैं। हेलो हेलो, माफ कीजिएगा, राहुल जी है हमारे साथ, बालाघाट मध्य प्रदेश से। जी राहुल जी, बताइए क्या सवाल है। नमस्ते मैम। नमस्कार, बताएं। मैम मेरा पहला सवाल कटहल को लेकर के था मैम। कटहल का 4-5 पेड़ है मैम, वो 6-7 साल हो गए उनको, उनमें फल नहीं लग पा रहा है। जी राहुल जी, जी जी। दूसरा सवाल मेरा धान को लेकर के था मैम। मैं बालाघाट से हूँ, यहाँ दोनों सीजन लगभग धान ही लगता है मेरे और, तो उसमें गालमेज की दिक्कत बहुत रहती है जो सिल्वर। धान का हमारा आज का राहुल जी विषय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बालाजी से पूछ कर देखती हूँ कि अगर वो बता पाए। सस्य वैज्ञानिक है तो बता पाए। हाँ, ठीक है, तभी मैंने कहा कि पहले कटहल पर आपका सवाल है। जी सर, कटहल के बारे में बता। ये देखिए, ये जिसके बारे में आपने अभी कुछ कहा भी था कि कई बार किसान इसकी फसल इसलिए भी लेना नहीं पसंद करते कि कई साल हो जाते, पता चलता है कि उन्होंने गलत मतलब पौध ले ली थी और फल नहीं लगते हैं, और यही राहुल भी कह रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी राहुल जी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और बहुत से किसान इसीलिए कटहल की फसल या बागबानी करना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि बहुत समय तक इसमें फलन नहीं होता है। और उसका कारण सबसे पहला है कि आपने जो बीजू पौधे होते हैं, बीज से तैयार किए हुए पौधे लगाए हैं, तो इसमें साधारण तौर पर 7 से 8 साल 9 साल कभी कभी लग जाता है फलन आने में। अब उसके फलन कैसे आवे, उसके लिए आपको यही उपाय करना है कि चूंकि ये ऐसी फसल है, उपेक्षित फसल जैसी होती है, खाद पानी का अधिकांश किसान लोग कोई उपयोग नहीं करते हैं, पानी की व्यवस्था नहीं करते हैं, तो सबसे अच्छा सबसे पहले ये होगा कि कटहल के सभी पौधों में बरसात के शुरू होने के साथ साथ, जैसे बरसात आरंभ होती है, मिट्टी में थोड़ा नमी हो जाती है, तो पौधे से लगभग 90 सेंटीमीटर से लेकर के 1.2 मीटर के आसपास मिट्टी की कुदाल या फावड़े से अच्छे से गुड़ाई करें। उसमें 3 से 4 टोकरी गोबर या सड़ी हुई अच्छी सी कंपोस्ट खाद का प्रयोग करें। उसके साथ नत्रजन, फास्फोरस और पोटास। अगर सबसे पहले मिट्टी के परीक्षण जरूर करवाएं, और मिट्टी के परीक्षण के परिणाम के आधार पर जो आंकड़े आपको प्राप्त होते हैं, अगर ये औसत उर्वरता की मिट्टी है तो उसमें प्रति पौधा जो फलन वाला है, 8 से 10 वर्ष पुराना अगर पौधा हो गया है, तो उसमें लगभग 500 से 600 ग्राम नत्रजन, लगभग 300 ग्राम फास्फोरस और लगभग 400 से 500 ग्राम पोटेशियम प्रति पौधा प्रति वर्ष देने की आवश्यकता होती है, जिसमें से नत्रजन की आधी मात्रा, फास्फोरस की पूरी मात्रा और पोटेशियम की आधी मात्रा बरसात शुरू होने के पहले, और बची हुई नत्रजन और पोटाश की जो आधी मात्रा है वो वर्षा खत्म होने के बाद में लगभग अक्टूबर के महीने में दिया जाना चाहिए। इसके साथ साथ यद्यपि ये सूखा के प्रति सहिष्णु है, परंतु गर्मी के दिनों में अगर प्रति सप्ताह से 15 दिन के अंदर अगर हम बाल्टी के हिसाब से लें, गांव के हिसाब से, तो लगभग 6-7 बाल्टी या 70 से 75 लीटर पानी प्रति 15-20 दिन के अंतराल पर देते रहें। और गर्मी के दिनों में जो घास फूस दे करके, मिट्टी की गुड़ाई करके, चारों ओर घास फूस दे करके जो मल्चिंग करते हैं या आच्छादीकरण किया जाता है, इसको करने से मिट्टी की नमी सुरक्षित रहेगी और पौधे की बढ़वार जब अधिक होगी, अच्छी होगी, तो 1 या 2 साल में आपको फलन मिलने लगेगा। क्योंकि जब कुछ आप खाते में डालेंगे तभी आपको निकालने का अवसर प्राप्त होगा। तो इसको जरूर अपनाएं। उसके साथ साथ हमारा सुझाव है कि अगर हो सके तो आसपास के पौधशाला से या कृषि महाविद्यालय, विश्वविद्यालय हैं, वहां पर जो बीजू पौधों के बजाय कलमी किए हुए उत्तम जो किस्म होती है हमारे, उनको लेकर के आए, तो आपको फलन में बहुत जल्दी फलन होगा और अच्छी गुणवत्ता के फल तथा उत्पादकता प्राप्त होगी। बना साहब, जैसे हमारे दर्शक थे, ये धान के बारे में भी कुछ पूछ रहे थे, तो क्या बताना चाहेंगे आप? धान का हालांकि आज विषय तो नहीं है, परंतु धान में जो कीट और रोगों का आज विषय है, तो कीट और रोगों का प्रकोप कम हो, उसके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं इनको बता देता हूँ। जी बिल्कुल। कीट और रोगों का प्रकोप धान में हालांकि काफी होता है, परंतु कम हो और कम से कम जो रसायन है उनके प्रयोग से भी हम धान की अच्छी फसल ले सकें, इसके लिए
सर्वप्रथम तो हमें ध्यान रखना होगा कि रोग रोधी किस्मों का ही चुनाव करें। जैसे कि आज ही हमारे यहाँ पूसा संस्थान के दीक्षांत समारोह में पूसा बासमती 1847, पूसा बासमती 1885 और 1886, जिनमें बैक्टीरियल ब्लाइट, जिसको जीवाणु शीर्णता कहते हैं, उससे प्रतिरोधक क्षमता है। इसी तरह जो अन्य रोग रोधी और कीट रोधी किस्में हैं, उनका चुनाव करें। और दूसरा ये है कि कम मात्रा में रसायनों का प्रयोग करने से भी कीटों का और रोगों का प्रकोप हो, उसके लिए बीज उपचार जरूर करें। और जैसे कि अभी हमारे जो दर्शक थे, इन्होंने बताया कि हमारे धान के बाद धान की ही फसल लेते हैं, तो सबसे बड़ी गलती ये यही करते हैं कि लगातार खेतों में धान के बाद धान की फसल लेने से कीटों और रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है, खरपतवारों का प्रकोप भी काफी मात्रा में बढ़ जाता है। तो एक और कॉलर है जी, उचित फसल चक्र जरूर अपनाएं। जी, और ये तो देखिए हर फसल के लिए कहा जाता है, सिर्फ धान के लिए नहीं जी। एक ही फसल को लगातार खेत में ना लें। हमारे साथ एक और दर्शक हैं, आइए बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका रणधीर जी? आप हमें उत्तर प्रदेश से कॉल कर जी, बताएं सवाल। हेलो जी रणधीर जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी सुन पा रहे हैं बहन जी। जी बताएं, सवाल बताएं, क्या है आपका सवाल? हमारा जेएम चने की खेती है। हेलो जी जी, चने की खेती है आपकी, आगे बताइए। मतलब इसमें पलपट चल रहा है, अपन ने सही समय पे वो बीज उपचार किया, ठीक है, फिर समस्या क्या आ रही है अभी? समस्या ये आ रही, इसमें फल नहीं लग रही है। ठीक है, वाना जी क्या बताना चाहेंगे? क्या फल नहीं लग रहा? हाँ, ये बता रहे फल नहीं बन रहा है उसमें। फल नहीं बनने के बहुत सारे कारण होते हैं। अमूमन ये देखा गया है कि इस बार चूंकि कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे भारी बरसात हुई है, और जैसे ही फूल बनते समय बरसात हो जाती है, या कई बार सिंचाई दे देते हैं, फव्वारा सिंचाई और इस तरह की विधियों से, तो ऊपर से पानी गिरने से काफी फूल झड़ जाते हैं, जिससे कि फलन थोड़ा कम हो जाता है। यदि सही तरीके से पोषक तत्व प्रबंधन करें और उन्नत किस्म का प्रयोग करें, और ये थोड़ा ध्यान रखें कि सिंचाई फूल आते समय नहीं दें, और अगर बरसात हो जाती है और खेतों में पानी भर जाता है, तो चूंकि चने की फसल ऐसी है कि दलहन वर्गीय फसल है, पानी भरने से संवेदनशील है, तो खेतों में पानी भर जाता है तो जल निकास का समुचित प्रबंधन करें। और ये तो बिल्कुल ध्यान रखें कि फूल बनने के समय जो सिंचाई है वो नहीं दें, उससे क्या होगा कि फूल झड़ जाते हैं। तो थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखें, फूल नहीं झड़ने दें। और पोषण, फसल का पोषण बड़ा महत्वपूर्ण है इसमें। सही और संतुलित मात्रा में नाइट्रोजन और फास्फोरस, पोटास तीनों दें, और यदि सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी भी कमी है तो वो थोड़ा ध्यान रखें और मिट्टी की जांच कराएं, और सूक्ष्म पोषक तत्व भी चने की फसल को दें, तो कोई कारण नहीं है कि फलन नहीं होगा। और इस वर्ष तो चूंकि बरसात भी अच्छी हुई है अधिकतर क्षेत्रों में, तो अच्छी फसल और चने की अच्छी फसल की उम्मीद कर रहे हैं। जी बिल्कुल। विक्रमादित्य जी, अब कटहल पर हम बात कर लेते हैं। जी, बहुत सारे दर्शक हैं चने के बारे में जानना चाहते हैं, कटहल पर भी बहुत सारी कॉल्स आ रही है। अभी आपने बताया कि पोषक तत्वों का किस तरीके से प्रबंधन करें, कौन कौन सी विशेष बातें जिसका ध्यान रखें। हालांकि आपने बताया कि कीट और बीमारियों की ज़्यादा इसमें समस्या नहीं होती है, लेकिन फिर भी किस तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं या कीट लग सकते हैं कटहल में? इसमें एक बीमारी बहुत प्रमुख है और जिससे बहुत से बागबान नहीं जान पाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वो बीमारी है जिसे कहते हैं कि जो जब अभी बसंत ऋतु आते ही कटहल के वृक्षों में फलन शुरू हो जाता है। कटहल के वृक्षों में फूल दो प्रकार के होते हैं, जो कि एक उसी पौधे पे दो तरह के अलग अलग फूल आते हैं। नर फूल अलग आते हैं और जो मादा फूल होता है वो अलग आता है जी। जो नर फूल होते हैं उनमें फल नहीं लगते हैं और धीरे धीरे कुछ अवस्था में वो सड़कर गिरने लगते हैं। उनके साथ साथ में जो मादा फूल होते हैं वो भी इन्हीं के सड़ने के साथ साथ में जो सड़ने लगते हैं, तो इसको राइजोपस राट बोलते हैं। राइजोपस एक कवक है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं होता, लेकिन चूंकि नर फूल सड़ने लगते हैं प्राकृतिक रूप में, उस पर यह पहले पनपता है और बाद में जो मादा फूल होते हैं उनको भी सड़ाने लगता है। इसके पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यह है
कि अगर पौधे के आसपास अभी जैसे ये जो समय चल रहा है इसके 15-20 दिन के बाद में कटहल के वृक्षों में फूल आने लगेंगे। तो बागबान अगर कटहल के वृक्षों के आसपास जाएंगे तो एक विशेष तरह की गंध या अच्छी सुगंध निकलने लगती है फूलों से, और कुछ जो फूल होते हैं वो काले पड़कर अपने आप गिरने लगते हैं। और इसको रोकथाम करने के लिए हमारा एक जो बहुत ही सरल कवकनाशी है जिसको हम की कॉपर जो आधारित जो रसायन कहते हैं, इसको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, इसको 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से जो मिला करके और 10 से 12 दिन या 15 दिन के अंतराल पर अगर 2 छिड़काव कर दिया जाए तो इस बीमारी से हमको राहत मिल सकती है और फलन बहुत अच्छा हो सकता है। इसके अतिरिक्त फल छोटी अवस्था में होने के साथ साथ एक इसमें कीड़ा भी लगता है जिसका अलग से उपचार किया जा सकता है। तो उसके लिए क्या होता है कि चूंकि आपने देखा होगा फल में इसके चारों तरफ से कांटे होते हैं, लेकिन फल में लगने वाला कीट जो फल बेधक होता है उसके दुष्प्रभाव क्या होते हैं कि फल जैसे कीड़ा लगता है फल के अंदर जाता है तो उसके दुष्प्रभाव से फल जो प्राकृतिक रूप में वो परिपक्व होने लगता है, बाद में सड़कर गिर जाता है। तो चूंकि ये फल के अंदर जाता है, इसका सबसे सरलतम उपाय यही होता है कि रसायन के प्रयोग के बजाय अल्काथीन थैली या जो पॉलीथीन की बड़ी बड़ी थैलियां होती हैं उसमें छोटा छोटा छेद करके जब छोटी अवस्था में ही फल को उसके अंदर बंद कर दिया जाए तो हवा का आवागमन प्राकृतिक रूप से होता रहेगा और जो कीट है वो पॉलीथीन बैग के या अल्काथीन बैग के अंदर नहीं जा करके और फल बेधक अंदर नहीं जा सकेगा, तो फलों की क्षति कम होगी और किसान भाइयों को अधिक उत्पादन मिल पाएगा। तो ये एक कीट और एक रोग लगता है। इसके अतिरिक्त एक कीट कभी कभी लगता है जब छोटे छोटे पौधे होते हैं जो जिसे कहते हैं कि छाल बेधक कीट लगता है। वो पौधे के छोटे पौधों में टहनियों में के आसपास उसमें जाकर के छेद कर देता है, जिसका पहचान हम कर सकते हैं कि छोटा छोटा काला काला टुकड़ा उसके पौधे के पास गिरा हुआ मिल सकता है जिससे टहनियाँ सूख जाती हैं, पौधा सूख जाता है। इसके रोकथाम के लिए पेट्रोल या डीजल या केरोसिन अगर उसमें सूती कपड़े में भिगा करके उस छेद में भरकर और मिट्टी से उस छेद को अगर भर दिया जाए, बंद कर दिया जाए तो इस कीट की रोकथाम की जा सकती है। तो केले के जो वृक्षों में यही दो कीट और एक रोग मुख्य रूप से लगता है। जी बिल्कुल। अभी ब्रेक लेंगे हम। जैसे कि अभी आपने कटहल के बारे में बताया और बताया कि किस तरह की बीमारियां और कीट लग सकते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है या फिर कैसे इनसे जात पाया जा सकता है, ये भी अभी आपने बताया और बहुत ही सरल और आसान तरीके थे। मुझे लगता है किसी भी किसान को इन्हें अपनाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। हाँ। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि किसान भाई जो हर एक प्रत्येक जिले में भारत सरकार ने कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की है, वहाँ के विषय वस्तु विशेषज्ञों से अवश्य मिलें और उनसे अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें। कृषि के सभी पहलुओं पर वहाँ जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक ले। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। हम अंतिम पड़ाव में पहुँचने वाले हैं। अगर आपने कॉल नहीं लगाया तो जरूर हमें कॉल लगाए, अपने सवाल हम तक पहुँचाए। छोटा सा ब्रेक। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है।
इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज हम बात कर रहे हैं कटहल की खेती के बारे में और साथ ही इस वक्त चने की फसल में किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। एक कॉलर है हमारे साथ जिन्होंने अलवर से कॉल किया है। आइए बात करते हैं। माफ कीजिएगा, अजमेर से हमारे साथ दर्शक हैं फोन लाइन पर। हेलो 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 जी नमस्कार, स्वागत है हेलो किसान में। बताइए सियाराम जी, क्या सवाल है आपका? जी मेरे चने में हरी और भूरी लट हो गई है। क्या हो गई है? हरे और भूरे रंग के हाँ जी लट हो गए। ठीक है हाँ जी बना साहब क्या बताना चाहेंगे, क्या वजह हो सकती 18 बीघा चना है। जी चने में अमूमन ऐसी समस्या इस समय जो फरवरी का महीना चल रहा है इस टाइम आती है। जब फली बनना शुरू होती है तो हरे भूरे रंग की जो लट होती है, जिसको सुंडी भी बोलते हैं, जैसे कि मैंने पूर्व में भी बताया, उसका प्रकोप होना शुरू हो जाता है। तो यदि ये काफी मात्रा में प्रकोप आपको दिखाई देना शुरू हो गया है तो ये सही समय है एक बार कीटनाशी का छिड़काव करने का। जी। तो उसके लिए स्पाइनोसेड नामक दवाई आती है या फिर इमामेक्टिन बेंजोएट नामक जो दवा आती है उनका प्रयोग करें तो ये ज्यादा घातक है उस कीट के लिए। तो ये 200 ग्राम दवाई 500 लीटर पानी में मिलाकर अगर आप छिड़काव कर देते हैं तो जो आपका प्रकोप है वो काफी कम हो जाएगा। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। इस समय अक्सर ये समस्या आती है, परंतु यदि सही समय पर और आप नियंत्रण कर लेते हैं तो इस पे आप अच्छे से काबू पा सकते हैं। जी बिल्कुल, सही समय पर नियंत्रण अगर आप करेंगे और कैसे करें ये भी हमने आपको बताया। विक्रमादित्य जी, अब कटहल पे बात कर लेते हैं और किस किस तरह की मतलब प्रजातियां हैं जो इसकी हमारे किसान अपना सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं, किस्में कौन कौन सी हैं और जो जिनको बाजार में ज़्यादा पसंद भी किया जाता हो? जी 2 तरह की जो किस्में हमने पहले बताया था। एक तो सब्जी वाली होती है। तो सब्जी वाली किस्मों की विशेषता ये होती है कि इनके फल छोटे होते हैं। 1 किलोग्राम से लेकर के लगभग 3 किलोग्राम तक के वजन के इनके फल होते हैं, लेकिन प्रति वृक्ष 100 से अधिक भी फल आप प्राप्त कर सकते हैं। वो किस्में होती हैं। दूसरी किस्में होती हैं जो पके हुए खाए जाते हैं। जी तो पके वाले जो वर्ग के जो किस्में हैं वो ज़्यादा उस दिशा में ज़्यादा कार्य हुआ है। इसमें कि जो दक्षिण भारत में किस्में हैं जैसे संकरा है और सिड्डू है, इनके दिन
महाराष्ट्र से कुछ किस्में जो निकाली गई हैं, अभी अभी कोकन की हैं, स्वर्णा एक किस्म है, पालूर 1 और 2 किस्में हैं। ऐसी किस्मों को लगाया जा सकता है। और उत्तर भारत में कई हमारे जो शोध संस्थान हैं वहाँ पर रुद्राक्षी या सिंगापुर के नाम से भी कुछ किस्में उपलब्ध हैं जिनके पौधे लगाए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसान भाई, क्योंकि एक व्यवसाय का बहुत अच्छा साधन हो सकता है, जो भी स्थानीय स्तर पर जिस तरह के कुछ अच्छे वृक्ष ऐसे उपलब्ध हैं उनकी पहचान करके उनसे अच्छे पौधे तैयार करके किसानों को दिए जा सकते हैं। जी, प्रशांत जी हैं एक हमारे साथ दर्शक, उत्तर प्रदेश से उन्होंने कॉल किया है। आइए उनका सवाल ले लेते हैं। जी प्रशांत जी, सवाल बताइए क्या है? सर, चने की खेती की हुई है हमने, तो सर वो 2 फुट से ऊपर मतलब पौधा बड़ा धीमा, मतलब पौधा बड़ा ज्यादा हो गया, उसमें फूल आ रहे हैं परंतु उसमें फल नहीं लग रहे हैं। जी बिल्कुल हम आपका सवाल समझ गए प्रशांत जी। बने साहब जैसे बता रहे हैं कि जो पौधा है वो बड़ा होता जा रहा है लेकिन फल नहीं लग रहे हैं उस तरह से, क्या वजह हो सकती है इसकी? चने में ऐसा देखने में आता है कि नाइट्रोजन उर्वरक शायद ज्यादा दे दिया है इन्होंने, क्योंकि नाइट्रोजन की बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है दलहन वर्गीय फसलों में, और चने में तो 15-20 किलोग्राम प्रति हेक्टर से अधिक नाइट्रोजन नहीं देना होता है। परंतु अमूमन क्या होता है कि पिछली बार भी चने की फसल वहां पे ले रखी होती है तो काफी मात्रा में नाइट्रोजन होता है, और इस बार हम बुआई से पूर्व या कई बार खड़ी फसल में भी हमने देखा है कि नाइट्रोजन दे देते हैं, तो उससे बढ़वार ज्यादा हो जाती है और जो वानस्पतिक वृद्धि अधिक होने से ये समस्या आती है कि जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ है जिसको बोलते हैं, वो फलन है वो कम होता है। तो सही मात्रा में संतुलित पोषण करें तभी जाके आप अच्छी चने की फसल की पैदावार ले सकेंगे। दूसरा ये है कि इस समय अभी बरसात हो चुकी है चने को, क्योंकि कम पानी चाहिए, तो अधिकतर क्षेत्र है जहां बारिश हो चुकी है तो सिंचाई बिल्कुल नहीं करें। सिंचाई करने से भी क्या होगा कि जो वानस्पतिक वृद्धि है वो अधिक होगी, और जो आपके पहले से ही नमी अच्छी खासी है और जो बढ़वार ज्यादा हो जाएगी तो आपके दाने नहीं बनेंगे, तो ये समस्या आती है। तो 2 चीज इनको ध्यान रखनी है, संतुलित पोषण, और यदि अभी अच्छी नमी है तो सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है। जी बना साहब, एक हमारे पास सवाल आया हुआ है हमारे किसान कॉल सेंटर पर। ये हमारे दर्शक हैं छत्तीसगढ़ के डाकवार साहू हैं, जिन्होंने बताया है कि चने की फसल में हरे रंग के कीड़े लग रहे हैं, क्या करें? हरे रंग के कीड़े, जैसे कि मैंने बताया कि जो यदि लट है हरे रंग की, जो सुंडी है, तब तो वही उपाय है उसका। जो दवाई मैंने बताई स्पाइनोसेड और इमामेक्टिन बेंजोएट 200 ग्राम दवा प्रति हेक्टर की दर से 400 से 500 लीटर पानी में मिलाकर, या पानी की मात्रा 600 लीटर तक भी रख सकते हैं, सही तरीके से बराबर छिड़काव करने के लिए उसका प्रयोग करें। एक हल्का हरे रंग का चूसक कीट भी लगता है, क्योंकि इन्होंने स्पष्ट नहीं लिखा, तो जो यदि चूसक कीट वो जो चेपा या माहू है तो उसके लिए जो दवाई है वो दूसरी है। तो यदि छोटा हरे भूरे रंग का कीट है जिसको माहू या चेपा बोलते हैं या एफिड बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में, यदि उसका प्रकोप है तो उस दशा में आपको डाइमेथोएट दवाई का प्रयोग करना है 0.05%। आजकल जो कॉन्फिडोर दवाई है उसका भी प्रयोग करते हैं किसान, पर जो डाइमेथोएट है वो भी इसमें अच्छी कारगर है। जी बहुत बहुत शुक्रिया बना साहब तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, उनके सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला आपने। जी धन्यवाद। जी नमस्कार। और विक्रमादित्य जी, क्योंकि अब कार्यक्रम को समाप्त करने का समय हो गया तो मैं चाहूँगी कि अंत में और क्या आप बताना चाहेंगे कटहल के बारे में, जो कि हम अभी जिस पर चर्चा नहीं कर पाए या फिर उससे जुड़ी कॉल्स नहीं आई? जी, अब इस समय कटहल के बागों में फूल आने का समय हो गया है और फूल आने के साथ साथ 15-20 दिन के बाद में फलन शुरू हो जाएगा। यद्यपि इसमें पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है, परंतु सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने से और घास फूस दे करके उसमें अगर नमी को संरक्षित करने के उपाय किए जाएं तो इसमें फलों का आकार बढ़ेगा और उत्पादकता बढ़ेगी। तो इस समय जितने छोटे पौधे हैं उनमें लगभग
50 से 60 सेंटीमीटर चारों ओर थाला बना करके मिट्टी की गुड़ाई करके और पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। अगर बड़ा बाग है, बड़े बागबानी किया है किसी ने, तो उसमें नालियां बनाकर सिंचाई के पानी देने का साधन उपलब्ध कराएं। जो पौधे जिनमें कि फलन होता है उसमें लगभग 1 से 1 मीटर के आसपास तने के चारों ओर गुड़ाई करके थाला बना दें और उसमें घास फूस रख दें चारों ओर से, अच्छा उसको ढक दें जिससे कि नमी संरक्षित रहे। इसके अतिरिक्त प्रति 15 से 20 दिन के अंतराल पर 4-5 बाल्टी पानी, लगभग 70 से 75 लीटर पानी, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी वैसे उसको कम दिनों में पानी देने की व्यवस्था करें। पानी इतना होना चाहिए कि जैसे मिट्टी को हाथ में लें और उसको लड्डू की तरह बनाने की अगर कोशिश करें और मिट्टी लगभग चिपकने लगे तो समझ लीजिए कि उस बाग की मिट्टी में नमी पर्याप्त मात्रा में है, तो और पानी देने की आवश्यकता नहीं है। तो इतना अगर करेंगे। दूसरे जो रोग लगता है वो जब फूल आएगा तो किसान भाइयों को चाहिए जो बागबान हैं वो बीच बीच में जाकर अपने पौधे के पास ये देखें कोई गंध तो ऐसी नहीं आ रही है। कोई गंध आने का मतलब है कि जो नर फूल लगा हुआ है या जो मादा फूल भी है वो सड़न उसमें हो रही है और रोग लग चुका है। काले पड़ के हो सकता है गिरने लगे, जिसकी अवस्था में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव करना चाहिए 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रमादित्य जी आपका भी, आपने भी समय निकाला, स्टूडियो तक आया आप और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। और इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगले अंक का क्या है विषय आइए डालते हैं नजर। अगले एपिसोड में बात करेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के लिए रोजगार की और साथ ही मेथी में वैज्ञानिक विधि से खेती कैसे करें। ये दोनों ही हमारे कल के अगले अंक के विषय होंगे। और अगर आप चाहें तो अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस hellokisan2015@gmail.com। आप हमें कॉल सेंटर के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा कॉल सेंटर नंबर नोट कर लें 1800-1130-60। साथ ही फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाएं, सर्च बॉक्स में हेलो किसान टाइप करें, हमारा पेज खुल जाएगा, लाइक करें और अपने सवाल जो हैं वो वॉल पर साझा करें, चाहे मैसेंजर के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। कॉल सेंटर नंबर एक बार फिर से आपको बता देते हैं। कॉल सेंटर नंबर आप नोट कर लीजिए। हमारा कॉल सेंटर नंबर है 1800-1130-60। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात 10 बजे के दरमियान इस नंबर पर कॉल करें, अपने सवाल रिकॉर्ड करवाएं। और अंत में आपको ये भी बता दें कि अब आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। डीडी किसान के YouTube चैनल से जुड़ने के लिए इस QR कोड को स्कैन करें और हमारे YouTube चैनल पर देखिए हेलो किसान, और साथ ही किसान चैनल पर प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम यहाँ आपके लिए उपलब्ध हैं। होगी आपसे मुलाकात अगले अंक में फिर नए विषय के साथ, नए विशेषज्ञों के साथ। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।